स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर दोस्तों। इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़े खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर किया जबरदस्त तरीके का भाषण। भाजपा की विचारधारा के साथ साथ नरेंद्र मोदी के प्लान को लेकर भी जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है। दोस्तों बताएंगे आपको राहुल गांधी के बयान से भड़क गए अमित शाह और जाकर स्पीकर से चैम्बर में करने लगे मुलाकात। क्या स्पीकर को दबाव में लाकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही, बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में अल्पसंख्यकों के साथ भी खड़े हो गए राहुल गांधी, किया पूरा पोस्ट किया है जोरदार समर्थन। मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी घेरा गया है। साथ साथ स्पीकर को लेकर राहुल गांधी ने एक छोटी सी ऐसी बात बोल दी जिसके कारण स्पीकर पूरी तरीके से भड़क गए हैं। दोस्तों साथ साथ बताएंगे लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बात, तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच में एमएलसी के चुनाव को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे हरियाणा के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है और पंजाब में हो सकता है बड़ा खेला। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी करने लगा है कांग्रेस पार्टी का जोरदार समर्थन। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिया है एक ऐतिहासिक बयान और उनके ऐतिहासिक भाषण से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिलने वाली है और इधर उधर की बातें करके लोगों को भटकाने की जगह बीजेपी को मेन मुद्दों पर आकर चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। और राहुल गांधी को आप उनके भाषण के लिए 10 में से कितने नंबर देंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रही चर्चा के दौरान लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोलते हुए कई सारे मुद्दे उठाए हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अयोध्या और फैजाबाद से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें बताया कि नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 2 बार सर्वे कराए, सर्वे करने वालों ने साफ कर दिया था कि अयोध्या से चुनाव मत लड़िए वरना चुनाव हार जाएंगे, अयोध्या की जनता हरा देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी चले गए जहां से नरेंद्र मोदी को बहुत मुश्किल से जीत मिली है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद को जिताकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति को पूरी तरीके से इंकार कर दिया है। यानी दोस्तों बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है जनता ने उसको इंकार कर दिया। आपको बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट सिंबॉलिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। दोस्तों बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा ही ध्वस्त हो गया है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी जबरदस्त तरीके का भाषण दे रहे थे तब स्पीकर की ओर से बार बार राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद एग्रेसिव राहुल गांधी लगातार बयान देते जा रहे थे। दोस्तों इसके बाद जब स्पीकर राहुल गांधी की सारी बातों को सुनने लगे शांत होकर, तो बीजेपी के लोग भड़क गए और कहने लगे कि स्पीकर को हमको संरक्षण मुहैया कराना चाहिए, राहुल गांधी को इस तरीके के बयान देने से रोका जाना चाहिए। ओम बिरला को बार बार बीजेपी के लोग संरक्षण के लिए कह रहे थे। अमित शाह भी कहने लगे कि राहुल गांधी हम पर बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, हमको स्पीकर के पद से संरक्षण चाहिए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कोटा से सांसद ओम बिरला ने कोई समर्थन नहीं किया दोस्तों। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए अमित शाह उनके चैम्बर में पहुंचे हैं। तो क्या सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर अमित शाह स्पीकर पर दबाव बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था एकदम नियम के तहत दिए गए और मंत्रियों को भी जवाब देने का पूरा मौका दिया गया। तो फिर राहुल गांधी के टाइम में भाषण के दौरान कई सारे बीजेपी के लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके का भाषण दिया गया है और स्पीकर ने तमाम तरीके की कोशिश की थी राहुल गांधी को रोकने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके का मैसेज भेज दिया उससे बीजेपी के लोग परेशान है कि स्पीकर भी उनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, जिस स्पीकर को बीजेपी ने खुद से चुना था और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को हटाने की मांग की गई थी, उस स्पीकर के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे बीजेपी के लोग परेशान है। यानी राहुल गांधी को बोलने का मौका दे दिया गया, तो अब बीजेपी के लोग कहने लगे कि गलत तरीके से राहुल गांधी को रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या स्पीकर जो 5 साल रहे हैं ओम बिरला, क्या उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं? साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी बोले कहा 10 सालों में अल्पसंख्यकों पर अन्याय बहुत तेजी से बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार किए हैं, सिखों और कृष्णों के खिलाफ नफरत बढ़ाई है, हर अल्पसंख्यक वर्ग पर आक्रमण किया है। अल्पसंख्यक हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, चट्टान की तरह भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचार का राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा उठाया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसके पीछे क्या बड़ा कारण है और ऐसे में राहुल गांधी की ओर से जहां पर एक और हिंदू फिलोसफी समझाते हुए भारतीय जनता पार्टी को बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व केवल हिंसा फैलाता है, जबकि असली हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। राहुल गांधी के इसी तरीके के बयान से बीजेपी के लोग बुरी तरीके से भड़के में दोस्तों। साथ साथ वो बोले कहा आज तक मणिपुर नहीं गए नरेंद्र मोदी, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे सभी महापुरुष ने हिंसा और भय खत्म करने की बात कही है, लेकिन ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं और केवल हिंसा नफरत और असत्य की बातें करते हैं। बीजेपी 24 घंटे डर और नफरत फैला रही है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा बोले कहा पिछले 10 सालों से एक नारा सुनते आ रहे हैं, मैं हिंदू जगाने निकला हूँ। हिंदू जाग चुका है नरेंद्र मोदी जी, वो अयोध्या से जागा है, वाराणसी से जागा है। आपके साथ क्या हुआ वाराणसी में, ये साफ संकेत है कि हिंदू जाग गया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब आप झूठ नहीं बचा पाएंगे, अब आप अपनी छद्म राष्ट्रभक्ति और छद्म हिंदुत्व के पीछे छिप नहीं पाएंगे। सामने आइए और बताइए कि नीट पर जवाब कब दीजिएगा, अग्निवीर को जवाब कब दीजिएगा, महिलाओं को जवाब कब दीजिएगा, किसानों का जवाब कब दीजिएगा, इस देश को जवाब कब दीजिएगा। कुल मिलाकर पवन खेड़ा ने सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला उठाया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि देश में जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी के कारण अब इस तरीके की बहसें तेज हो गई है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने सबसे पहले सदन के अंदर भाषण देने से पहले एक संविधान की कॉपी मंगाई और उसके बाद जय
जय संविधान के नारे लगाए स्पीकर महोदय राहुल गांधी की तरफ देखते नजर आए, तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने बड़ा मैसेज भेजा है स्पीकर के सहारे पूरी भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों दरअसल स्पीकर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आपने जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनका अभिवादन किया, तब आप झुक गए थे, लेकिन मुझसे अभिवादन के वक्त आप ऐसा नहीं कर रहे थे। दरअसल दोस्तों दो अलग अलग तरीके के व्यवहार जो स्पीकर ने दिखाए हैं, उसे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जब नरेंद्र मोदी से स्पीकर मिलते हैं तो अपने सर को नीचे झुकाकर ऐसे मिलते हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े लोग से मिल रहे हैं, जबकि राहुल गांधी से मुलाकात के वक्त उनका सिर नीचे नहीं झुकता है। दोस्तों राहुल गांधी ने इसी पर तंज कसते हुए कहा था कि आपका सिर नरेंद्र मोदी से मिलते ही झुक गया था। इस पर ओम बिरला भड़क गए, लेकिन हकीकत भी तो यही है। ओम बिरला को जवाब देना चाहिए कि ये जो तस्वीरें हैं क्या ये सच नहीं है कि स्पीकर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं और राहुल गांधी से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई अपना दोस्त हो। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी बोले, कहा बीजेपी नफरत हिंसा फैलाती है। इसके बाद नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहने लगे कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता दिया है। इसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए कहने लगे नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म नहीं है, बीजेपी हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है। नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठ गए। यानी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान सबके सब राहुल गांधी के बयान को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे थे और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के बयान को किसी ऐतिहासिक बयान से कम कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ साथ दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन से ज्यादा भरोसा लोगों को पंचायत वेब सीरीज वाले फुलेरा ग्राम के प्रधान से है। दरअसल दोस्तों पंचायत 3 आने के बाद से देश भर के अंदर काफी चर्चा चल रही थी इस वेब सीरीज की और इस पर अब संसद के अंदर भी एक टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर लोगों में मात्र 16% या 28% के आसपास विश्वास था और लोग ज्यादातर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इसी पर तंज कसते हुए आरजेडी के नेता मनोज झा बोले, कहा इलेक्शन कमीशन से ज्यादा भरोसा लोगों को पंचायत वेब सीरीज वाले फुलेरा गांव के प्रधान पर है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में बीजेपी पर जमकर बरसी महुआ मोइत्रा, कहा मुझे चुप कराने की कोशिश, जनता ने उन्हें चुप करा दिया है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरी आवाज को दबाने के लिए सत्ताधारी दल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके कारण बीजेपी के 63 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस बार बीजेपी विपक्ष के साथ व्यवहार वैसा नहीं कर पाएगी जैसा उसने पिछले लोकसभा के अंदर किया था। दरअसल दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि मुझे चुनाव हराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े लोग मेरे क्षेत्र में आए थे, हालांकि जनता ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई है और लगभग सारी सीटों पर लोकसभा का चुनाव भी जीत लिया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा नीट पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर वर्तमान में खूब चर्चा हो रही। अगर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इन मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोला है और कोई जहमत नहीं उठाई है, उससे यह साफ है कि जाहिर है कि ये लोग इन मुद्दों पर बोलना ही नहीं चाहते हैं। यानी पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी से पूछा है कि जब मन की बात का संस्करण नरेंद्र मोदी ने किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी और एक पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया था, तब उसमें नीट परीक्षा को लेकर भी नरेंद्र मोदी को चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। और इसके बाद गोदी मीडिया में अफवाह फैलाई जाती है कि नरेंद्र मोदी देश की नब्ज जानते हैं। जब देश भर के अंदर 24 लाख से ज्यादा छात्र परेशान चल रहे हैं और एक बड़े स्कैम को लेकर विक्टिम बन रहे हैं, उस पर नरेंद्र मोदी ने एक टिप्पणी नहीं की है। ऐसा लग रहा है कि मन की बात कार्यक्रम केवल नरेंद्र मोदी के प्रचार का एकमात्र साधन बन गया है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइए। साथ साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र के विधान परिषद के लिए 5 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें पंकजा मुंडे, योगेश तिलेकर और परिणय फुलके के साथ साथ अमित गोरखे और सदाभाऊ खोत का नाम है। दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र में दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी इस बार जबरदस्त मुकाबले में। साथ साथ चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर योजना पर विचार करेंगे, सुधार करेंगे। जब सदन में राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि देश के अंदर 2 अलग अलग तरीके की सेना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक और अग्निवीर होंगे, दूसरा नॉर्मल तरीके से अपॉइंट होने वाले लोग होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी बड़ा है और अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी बिल्कुल भी बैकफुट जाने को तैयार नहीं है। चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने कहा था और अभी तक उस योजना को रिव्यू नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सिंपल सी बात है, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, रखिए, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको हटा देंगे। यानी अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी आनाकानी कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी क्लियर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप पर वो बुरी तरीके से भड़क गए हैं दोस्तों। इसके साथ में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी की इजाद की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर एक वीडियो सामने आया, इसमें दावा किया गया है कि हरियाणा के अंदर एक सड़क बन रही है और तेज बारिश में ये सड़कें बनाई जा रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, इससे बारिश में सड़क पाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी को नरेंद्र मोदी के नाम पर पेटेंट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का नाम है बारिश में सड़क बनाओ, भ्रष्टाचार से पैसा कमाओ। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा में इसी साल चुनाव होने वाले और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये जो बड़ा खुलासा हुआ, इस पर अब लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा, क्या ये भ्रष्टाचार का पैसा कमाने की पूरी क्रोनोलॉजी बनाई गई है। इसी के साथ में मुंबई के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव से उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को सफलता हासिल हुई है। दोस्तों अनिल परब ने 26,026 वोट से चुनाव जीता है। मुंबई ग्रेजुएट में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अनिल परब और बीजेपी के किरण सेलार के बीच मुकाबला था। सरदेसाई ने कहा कि मतदाताओं ने बीजेपी को खारिज कर दिया और दोबारा उद्धव ठाकरे पर भरोसा जाहिर किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें मुंबई स्नातक, कोकड़ स्नातक और मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक के लिए 26 जून को मतदान हुआ था। अनिल परब की जीत के साथ ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मुंबई स्नातक का गढ़ बनाए रखने में सफल रही है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की बातें कर रही थी, बुरी तरीके से इस बार अपने ही दोस्तों के चंगुल में फंस गई है। हालांकि उन्हें दोस्त तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि आपस में
काफी टकराव देखने को मिलता है। साथ साथ दोस्तों पिछले 10 साल से विपक्षी प्रधानमंत्री जी को यही कह रहा है कि सिर्फ नारे मत दीजिए, कुछ काम करके दिखाइए। नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में जो बड़े नारे दिए हैं, जो धरातल पर नहीं उतरा है, उसमें अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, एक्टिस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार, ये नारे और नारे देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी माहिर है। नरेंद्र मोदी केवल नारे देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। खड़गे ने चेयरपर्सन के सामने स्पष्ट तौर पर ये शब्द कह दिए हैं। साथ साथ दोस्तों राजनाथ सिंह जी इतना बता दें कि कितनी बार भारत ने युद्ध की घोषणा की है। रक्षा मंत्री ने अग्निवीर के मारे जाने को लेकर 1 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है तो उसे 1 भी रुपए नहीं दिए जाते। इस पर राजनाथ सिंह कहने लगे कि 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सवाल यह है कि क्या नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर वॉर डिक्लेयर्ड हो और तब कोई अग्निवीर अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये तो सबको पता है, लेकिन क्या नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है? आप लोगों ने अगर दोस्तों एक्ट पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने यह दावा किया है। इसी के साथ में नए आपराधिक कानूनों को कांग्रेस पार्टी ने बताया बुलडोजर न्याय प्रणाली, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 तारीख से पूरे भारत के अंदर प्रभावी हो गए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी ने इसकी जोरदार आलोचना की है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून तो 1 जुलाई को लागू कर दिए गए हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए। चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वाले संविधान का आदर करने पर खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं। 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए इंडिया गठबंधन अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली नहीं चलने देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पिछली बार 147 सांसदों को सस्पेंड करा के कानून पास किया गया था, इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से चैलेंज करने वाले बजरंग पुनिया को लेकर एक दावा किया गया है। विश्व चैंपियन में कई बार पदक जीतने वाले 30 वर्षीय खिलाड़ी ने दावा किया है कि उन्होंने कभी नमूना देने से इंकार नहीं किया था, बल्कि केवल इस बात का जवाब मांगा था कि नाडा ने दिसंबर 2023 में नमूना संग्रह करने के लिए एक्सपायर हो चुके किट क्यों भेजी थी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों कुल मिलाकर जिस तरीके से देश के पहलवानों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार धरना दिया था दोस्तों, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि क्या जानबूझकर पहलवानों को परेशान किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जुटा। साथ महाराष्ट्र में बीजेपी वाले विधान परिषद में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रस्ताव लाना चाह रहे थे। सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ है दोस्तों। सदन के विरोधी पक्ष के नेता शिवसेना के उठावा के अंबादास दानवे ने भारतीय जनता पार्टी वालों को बोला है अपशब्द, जिससे मामला काफी गर्मा गया है दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बड़े बदलाव की उन्होंने फैसला लिया है कि जो बेसिक पेनल्टी है 5,000 रुपए और पेनल्टी बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा सकती है। ये उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे। दरअसल दोस्तों गिग वर्करों के समर्थन में ये बिल पास किया गया है। वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं कुछ घंटे के लिए किसी कंपनी के लिए, जिसके कारण उनको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी मेंटेन किए गए हैं, उनका पालन किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार 2 कदम आगे बढ़ के गिग इकोनॉमी को लेकर बिल लेकर आई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद पूरी तरीके से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं और इसके बाद हिंसा की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अपने आप को हिंदू बताने वाले काफी हिंसक होते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उनका सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर था, लेकिन उनके इतने क्लिप को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल कराते हुए दावा किया जा रहा है कि उन्होंने समस्त हिंदू समाज का अपमान किया। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी के वीडियो में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जो दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। साथ साथ अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर 5100 के आसपास झंडों का एक बड़ा सैलाब देखने को मिला। अखिलेश यादव को लेकर यह जबरदस्त सैलाब देखने को मिला, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ती जा रही है। दोस्तों अखिलेश यादव के जन्मदिन पर यह पूरा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था लोहिया वाहिनी की ओर से, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। साथ साथ दोस्तों दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा 4 जून को जब परिणाम सामने आए तो सरकारी तंत्र और कई सारे पत्रकार माफी मांग रहे थे और कई चुनावी विशेषज्ञ भी रोने लगे थे। यानी दोस्तों जिस तरीके का रिजल्ट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एकदम उल्टा रिजल्ट आया था। इसके कारण कई सारे पत्रकार जो अपने आप को निष्पक्ष बताते थे, सरकारी तंत्र जो अपने आप को निष्पक्ष बताता था, वो भी पूरी तरीके से बिखरता दिखाई दे रहा था। दीपेंद्र हुड्डा ने यह दावा किया है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत है, हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है। साथ साथ हरियाणा के चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी पूरी तैयारी का जिक्र किया है। साथ साथ दोस्तों स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक आधा अधूरा वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, उनसे कहूंगी कि हिंदू ना पद से ना प्रतिष्ठा से, हम हिंदू तन मन और विचार व्यवहार और संस्कार से है। सनातन का परम सत्य है, हिंदू और हिंसा पर्याय नहीं हो सकते, यानी एक जैसे नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसा करते हैं। इस तरीके के दोस्तों आधे अधूरे दावे करते हुए स्मृति ईरानी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। इसके बाद वरिष्ठ लेखक अशोक कुमार पांडे बोले, कहा चलिए आप तक पूरा सच भी पहुंच ही जाएगा। आपने कहा हिंदू और हिंसा पर्याय नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसा ही नहीं कर सकते, बाकी सुधरने की जरूरत उनको है जो बयान भी पूरा नहीं सुनते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को निकालकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हुए उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उप
उपचुनाव के लिए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई है। राज्य के अंदर 20 मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल के मंत्रियों को टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। सबको विधानसभा का उपचुनाव हर हाल में जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बैठकें करते हुए नजर आए। दोस्तों इस मीटिंग में तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब चुनाव नहीं हारना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हराना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लगातार भाजपा समीक्षा बैठक कर रही है। उपचुनाव का बीजेपी अपना रियल कॉन्टेस्ट मानकर पूरे मामले पर मैदान में उतरना चाहती है। दोस्तों हालांकि उपचुनाव के रिजल्ट से कुछ खास ज्यादा कुछ तय नहीं होता, क्योंकि अमूमन सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है और आप लोग जानते हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा रिसोर्स उनके पास रहता है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी की तारीफ एक ऐसे व्यक्ति ने की है, एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति ने की है जिससे लग रहा है कि पंजाब की राज्य में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। पंजाब में 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर किसानों को लेकर जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरीके से ठीक है। यानी राहुल गांधी के बयान की तारीफ वो लोग भी कर रहे हैं जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले नेता माने जाते रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी के आधे क्लिप वीडियो को वायरल किया गया, तो इसके बाद अब इस पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास जो काफी कंट्रोवर्शियल है, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कहा कि इसकी निंदा और घोर विरोध होना चाहिए। सवाल यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया गया तो उसे पूरी तरीके से अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी को लेकर देश में हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। आधे क्लिप वाले वीडियो शेयर करते हुए इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां पर एक और राहुल गांधी पर हमलावर है तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी के नेता बोले, कहा दिल्ली में राहुल गांधी के बयान पर सांसद देवेश शाक्य बोले, कहा राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लिए जो बातें कही है एकदम सही कही है। वह हिंदू नहीं है। आरएसएस और बीजेपी वाले, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोगों को केवल गुमराह करते हैं। नीट को लेकर हम लोग एक दिन चर्चा चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी देश के युवाओं के रोजगार के बारे में कोई चिंता नहीं करती है। साथ साथ दोस्तों रायका समाज ने जोधपुर के रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम वापस पाने की मांग शुरू कर दी है। दोस्तों जो पहले पूर्वज आसूराम रायका के नाम पर था, नाराज समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है और आंदोलन की धमकी दी है। दरअसल दोस्तों रायका समाज जोधपुर के प्रशासन की लापरवाही से अपने नाम की कोई पहचान को वापस कायम रखने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। रायका समाज का आरोप है कि रायकाबाद रेलवे स्टेशन जो कि रायका समाज के अनुसार रायका के कारण नाम मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम रायका बाग कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों रायका और राय के बाग को लेकर लगातार डिबेट जारी है और रायका समाज इसको अपना अपमान मानता है। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि नीट परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है और शुरू में मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष ने जब मोर्चा खोला तो इसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही है, लेकिन एक कोई नेता आकर ये नहीं बोल रहा भारतीय जनता पार्टी का कि नीट को लेकर बीजेपी के बड़े नेता और खासकर शिक्षा मंत्री गलत थे। उनको पहले ही ये तय करना चाहिए था कि कोई ना कोई गड़बड़ी है तो जल्दी से जांच कराई जाए, लेकिन काफी डिले किया गया। साथ साथ दोस्तों चुनाव चिन्ह को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी को तगड़ा झटका लग सकता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे अधिक निराशाजनक कोई चुनाव रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए इसका वोट शेयर 3.66 से घटकर अब 2.04% हो गया है। दोस्तों इससे इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने का खतरा पैदा हो गया। अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उससे छीन लिया जाता है तो देश में दलितों की पार्टी माने जाने वाली बीएसपी के लिए बड़ा खतरा होगा। इस चुनाव में देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और माकपा पार्टी। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन को लेकर कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का चक्कर लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास लगातार उस तरीके का वोट शेयर नहीं है जिसके कारण उनको नेशनल पार्टी कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने तो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें जीती है, यानी सपा का विस्तार हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर जा रही है। दोस्तों साथ साथ कंगना रनावत जो लोकसभा के अंदर पूरी तरीके से शांत बैठी हुई है राहुल गांधी के भाषण के दौरान, जबकि जब भी वो बाहर रहती है और किसी व्यक्ति के साथ उनकी लड़ाई होती है तो वो काफी अग्रेसिव हो जाती है। दोस्तों कंगना रनावत के एग्रेशन दूर दूर तक कहीं संसद के अंदर दिखाई नहीं देते। लोगों ने सवाल पूछा है क्या हो गया है कंगना रनावत को जो कुछ बोल नहीं रही, चुपचाप बैठी हुई है। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि उनको अब राजनीति में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये सीट वेस्ट कर दी है क्योंकि कंगना रनावत ने ना कोई स्पीच दिया, ना कोई उनकी ओर से रिस्पांस सामने आ रहा था। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कई सारे प्रशासनिक मसले चल रहे हैं जिन सभी को सॉल्व कर देना चाहिए और इसीलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उन्होंने लिखित में बातचीत की है और उनसे मीटिंग बुलाने के लिए कहा है जिसमें कई सारे मैटर पर डिस्कशन होगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर चर्चा की जाएगी तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की ओर से और चंद्रबाबू नायडू की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मायावती बोली, कहा देश में समय समय पर होने वाले विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता के साथ ही वर्तमान में खासकर मेडिकल और नीट यूजी और नीट पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे लोगों में
बेचैनी, चिंता और आक्रोश की लहर स्वाभाविक है, जिसका शीघ्र ही स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य वाली सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को प्रत्याशी बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद वाली सीट एमएलसी की सीट के लिए बीजेपी ने सोमवार को प्रत्याशी की घोषणा की है। एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी के बहोरन लाल मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि बहोरन मौर्य आसानी से निर्वाचित हो सकते हैं। इस सीट पर विधायकों के वोट से एमएलसी का चुनाव होना है। ऐसे में सपा के शायद ही प्रत्याशी मैदान में उतरे। बहोरन को उतारने के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती देने के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट के वकीलों का हल्ला बोल देखने को मिला और इस फैसले को क्रूर बताया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि काला दिवस बताते हुए वकीलों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि वकीलों का काम और ज्यादा बढ़ गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।